हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। शायद दुनिया का सबसे सुंदर शब्द है प्रेम। निस्वार्थ प्रेम किसी के भी जीवन को बदल सकता है। निस्वार्थ प्रेम में वो शक्ति होती है कि कितनी बड़ी से बड़ी मुश्किल या दुख हो तो वो उसे भी झेल सकता है। प्रेम के दम पर इंसान किसी भी असंभव कार्य को संभव में परिवर्तित कर सकता है। यही कार्य कर दिखाया था लाजो ने अपने परविंदर के लिए। मैं लाजो से जब मिला तब उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ चुकी थीं, उसकी आंखें धंस गई थीं और उसके बाल सफ़ेद हो गए थे। लेकिन तब भी उस उम्र में उसके चेहरे पर गजब का आकर्षण और मासूमियत थी। उसके सभी दांत अब भी सही सलामत थे। वो हंसती थी तो उसके दांत मोतियों जैसे लगते थे। आज अचानक बारिश देखकर मुझे लाजो की याद आ गई, तो सोचा आज लाजो की कहानी आप सबसे कह ही देता हूँ। तो बात उस समय की है जब मैं, मयंक और मेरा दोस्त वीर एक पहाड़ी इलाके में घूमने गए। वहाँ के डाक बंगले में हमने शरण ली। डाक बंगले में केवल दो ही लोग थे, एक बिहारी चौकीदार और दूसरी उसकी मेहरारू। दोनों ने घर से भागकर शादी की थी। लड़की के घर वाले दोनों के खून के प्यासे हो गए तो दोनों वहाँ से भागकर इस पहाड़ी क्षेत्र में आ बसे। डाक बंगला सुनसान और गांव से काफ़ी दूर था, इसीलिए वहाँ चौकीदार करने के लिए कोई भी राजी नहीं न होता था। अब कृपाराम की तो मजबूरी थी, उसे अपने लिए और अपनी मेहरारू के लिए सिर छुपाने की जगह तो चाहिए थी, इसीलिए उसने इस काम के लिए हाँ कर दी। क्योंकि वहाँ यदा कदा इक्का दुक्का ही मेहमान आते थे, इसीलिए दोनों के लिए वहाँ कोई ज़्यादा काम न था। दोनों को एक दूसरे के लिए समय ही समय था। जब कोई मेहमान आ जाता तो कृपाराम की मेहरारू छबीली रसोई संभाल लेती और कृपाराम मेहमानों को छबीली के एक हाथ में 6 उंगली थी, इसीलिए उसका नाम छबीली था। कृपाराम डाक बंगले का माली, नौकर, सफाई कर्मी सब कुछ था। मैं और वीर सुबह नाश्ता खाकर निकलते। छबीली नाश्ते में कभी तो तरी वाली आलू की सब्जी और पूरी बना देती, तो कभी आलू के पराठे। आलू इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल करते थे वो लोग क्योंकि उन्होंने डाक बंगले के लॉन में बो रखे थे। वैसे वहाँ उन्होंने टमाटर, धनिया, हरी मिर्च, मेथी, पालक भी बो रखी थी। इस तरह हमने उस पहाड़ी इलाके की सभी जगह घूम ली थी। 2 दिन छुट्टी भी बाकी थी और हम डाक बंगले में बोर होने लगे। तभी हमें किसी ने बताया था कि अगर वहाँ जा रहे हो तो वहाँ का सूर्यास्त जरूर देख कर आना। बहुत ही खूबसूरत होता है वो नज़ारा। पहाड़ का सूर्यास्त को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाओगे, कहा। इसके बारे में हमने कृपाराम से पूछा तो उसने हाँ साहब, बहुत ही खूबसूरत होता है। मैं छबीली को लेकर वहाँ 2 बार जा चुका हूँ। ठीक है, तो वीर आज ही हम वहाँ चलते हैं, मैंने वीर से कहा। हाँ मयंक, देर किस बात की, वैसे भी यहाँ बोरियत हो रही है, वीर ने मुझसे कहा। और दोपहर का खाना खाकर हम चल पड़े पहाड़ की ओर। कृपाराम ने हमसे कह दिया था, साहब सावधान रहिएगा, जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। वहाँ से लौटते समय ठंड बढ़ जाएगी, बारिश भी हो सकती है क्योंकि वहाँ बहुत ही घना जंगल है, इसीलिए अपने कोट और ओवरकोट भी साथ में ले लीजिए। वहाँ आपको पानी की दिक्कत नहीं मिलेगी, जगह जगह पर आपको बहते हुए छोटे छोटे झरने मिल जाएंगे। हम चल पड़े ऊंचे पहाड़ पर सूर्यास्त देखने। हम 3-4 घंटों में लोगों से पूछते पूछते आखिर उस पहाड़ पर जा ही पहुंचे। बस सूरज डूबने ही वाला था। सूरज की किरणों की लालिमा ने पूरे आसमान को घेर लिया था। साथ साथ पंछी भी गुजर जाते तो ऐसा लगता था कि जैसे को पेंटिंग हो। बड़ा ही मनमोहक दृश्य था। मैं तो बस खो ही गया उस खूबसूरती में। हम थोड़ी देर वहाँ बैठे, फिर वापस आने का सोचा क्योंकि अंधेरा होने को था। हम वहाँ से नीचे की ओर चल पड़े, लेकिन आते वक्त हमें कोई भी ना दिखा जिससे रास्ता पूछ लेते और हम रास्ता भटक गए। हम चलते जा रहे थे। गनीमत ये थी कि आते समय कृपारा ने हमारे हाथ में टॉर्च थमा दी थी। बोला अगर अंधेरा हो जाए तो इसके लिए टॉर्च जलाकर रास्ता ढूंढते जा रहे थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाथ घड़ी देखी तो रात के 8 बज चुके थे। कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो चारों ओर से आती है। अचानक बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। हम दोनों ने सोचा लो कोड़ कोड़ में खाज, एक मुहावरा है, मुसीबत के ऊपर मुसीबत। बारिश हल्की थी लेकिन ठंड तो लग ही रही थी। एक भी बूंद सिर पर पड़ती तो झुरझुरी सी उठ जाती सारे बदन में। अब क्या करें, कुछ नहीं सूझ रहा था। वहाँ कोई भी मकान, कोई भी घर नहीं दिख रहा था कि जहाँ जाकर आसरा लिया जा सके, और हम दोनों बस चलते जा रहे थे। अब तो ये भी डर लग रहा था कि अगर कोई जंगली जानवर सामने आ जाए तो अब मरे तब मरे, ऐसी कसमकस भी थी।
जिसका कोई समाधान नहीं दिख रहा था। हम बस चलते जा रहे थे, लेकिन कहाँ वो नहीं पता था। तभी हमारे मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत दूर हमने एक रोशनी सी दिखाई दी। लगा कि शायद वहां पहुंचकर कोई बात बन जाए, सिर छुपाने को रात भर के लिए जगह मिल जाए। भूख भी लगी थी, लेकिन पहले सिर तो छुपाने की जगह मिले। भूखा रात भर रहा जा सकता है, हमने ये सोचा तो, और हम उस रोशनी वाली दिशा की ओर बढ़ चले। लगभग आधा किलोमीटर चलकर हम उस जगह पहुंचे तो देखते हैं कि कोई खेत है और चारों ओर से पतली पतली डंडियों से घिरा हुआ है, और वहीं पर एक छप्पर के नीचे दो कुत्ते बैठे सो रहे हैं, और बगल में छप्पर में एक गाय और उसका बछड़ा बंधा है। कुछ मुर्गियां भी टोकरों में नीचे आवाज कर रही हैं। ये हमने टॉर्च जलाकर देखा, और उसी खेत में ही एक पत्थरों का बना छोटा सा मकान था, जहाँ की खिड़की से वो रोशनी आ रही थी। खेतों के बीच में एक पतली सी पगडंडी थी। मकान तक जाने के लिए बारिश की रफ्तार अब बढ़ने लगी थी, और हम ठंड को सह नहीं पा रहे थे, बुरी तरह से कांप रहे थे। तभी हमने पगडंडी के भीतर मकान तक जाने के लिए जैसे ही पैर रखा था, तो कुत्ते हमारी आहट पाकर जाग उठे और बुरी तरह लगातार भौंकने लगे। हम दोनों बुरी तरह से डर गए। तभी मकान का किवाड़ खुलने की आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी बूढ़ी औरत की लग रही थी। वो कुत्तों से बोली, हीरा मोती चुप हो जाओ, जरा देखने दो कि कौन आया है। हो सकता है कि कोई भूला भटका मुसाफिर हो, उसे मदद की ज़रूरत हो। वैसे भी इतनी तेज़ बारिश हो रही है, पता नहीं कौन बेचारा बारिश में रास्ता भटक गया हो। हमने उनकी बात सुन ली थी और मैं चिल्लाकर बोला, जी हम हैं, रास्ता भटक गए हैं। फिर वो बूढ़ी औरत हम दोनों से बोली, वहाँ क्यों भीग रहे हो, जल्दी से अंदर आ जाओ। उनकी बात सुनकर हम दोनों फौरन ही उनके मकान की ओर भागे। भीतर पहुँचे तो थोड़ी राहत मिली। फिर वे बोली, अरे तुम दोनों तो बिल्कुल भीग गए हो, अपने अपने ओवरकोट उतार दो, मैं पीछे बरामदे में डाल देती हूँ। तुम लोग जब तक कम्बल लपेट लो और इस आग के पास बैठ जाओ। और हमने ऐसा ही किया। उन्होंने हमें कम्बल दिए तो हमने लपेट लिए। उनके चूल्हे में आग जल रही थी तो हम वहीं खुद को सेक कर सुखाने लगे। वो ओवरकोट बरामदे में डालकर आईं तो उन्होंने चूल्हे पर दूध चढ़ा दिया। जब दूध थोड़ा गर्म हो गया तो हम दोनों को बड़े बड़े पीतल के गिलास में दूध देते हुए बोली, ये गर्म दूध पी लो, ठंड मिट जाएगी। हम दूध पीने लगे। दूध पीकर हमें वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। फिर भी बोली, मेरे पास इतना कुछ नहीं है तुम लोगों को खिलाने के लिए, क्योंकि यहाँ अकेली रहती हूँ, हाट नहीं जा सकती, बूढ़ी जो हो गई हूँ, और इधर खेत में भी देखना पड़ता है। कोई सामान ला देता है तो उससे काम चला लेती हूँ। ये कुछ आलू पड़े हैं खेतों के, इन्हें भून देती हूँ, नमक मिर्च मिलाकर भरता बना दूंगी। कुछ मक्के का आटा है तुम लोगों के लिए, उसकी रोटियां बना देती हूँ। हमने कहा, माँ जी इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है, दूध से ही हमारा काम चल जाएगा ना। ऐसे कैसे, आज रात तुम मेरे मेहमान हो, भूखा कैसे सोने दोगे। भला बे बोली, हमें तो भूख लगी थी, हम मना नहीं कर पाए। उन्होंने कुछ ही देर में खाना तैयार कर दिया। भरता और मक्के की रोटी खाकर आत्मा तृप्त हो गई। तब हमने उनसे पूछा, माँ जी आप पहाड़ी होकर इतनी अच्छी हिंदी कैसे जानती हैं। वो बोली, हिंदी मुझे पहले से आती है, क्योंकि मेरी दादी को हिंदी आती थी। जब वो चली गई तो मैंने हिंदी बोलना बंद कर दिया, लेकिन कोई और भी था जिसने मुझे और अच्छी तरह हिंदी बोलना सिखा दिया, जो सालों पहले तुम्हारी ही तरह बरसात की रात में आया था। तब सावन का महीना था, लेकिन आज तो बेवजह ही बारिश हो रही है। उसने भी उस रात हमारे घर पर दस्तक दी थी, और मैंने ही उसके लिए दरवाज़ा खोला था। तब उसने कहा था, माफ़ कीजिए, बारिश में भटक गया हूँ, रात भर सिर छिपाने की जगह चाहिए। तब मैंने कहा था कि मैं अपने बाबा से पूछकर बताती हूँ। वो मेरी और उसकी पहली मुलाकात थी। और ये कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। तब वीर ने उनसे कहा, क्या हम आपकी और उनकी कहानी जान सकते हैं। वे बोली, तो मेरी कहानी सुनना चाहते हो। तब वीर बोला, हाँ माँ जी, ये लेखक है और इसे दूसरों की कहानियाँ सुनकर ही प्रेरणा मिलती है। ठीक है तो सुनो मेरी कहानी। वे बोली, वो ऐसी बारिश की तूफानी रात थी, तब किसी ने हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दी। तब मैं इस घर में नहीं रहती थी, पहाड़ से नीचे उतरकर हमारा घर हुआ करता था, पत्थरों से बना हुआ। वहाँ मैं अपने परिवार के साथ रहती थी। परिवार में मैं, मेरी दो छोटी बहनें, एक छोटा भाई, माँ और बाबा थे। मैं घर में बड़ी थी तो घर के बाहर के ज़्यादातर काम मैं ही किया करती।
जैसे कि हाट से सब्जी लाना, राशन लाना, आटा पिसाना। आटा कभी कभी माँ घर पर ही पीस लेती थी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं बाहर की चक्की से पिसा लाती थी। हाँ, तो जब हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई तो बाबा ने कहा, भला इतनी रात गई, इतनी तेज तूफानी बारिश में कौन हो सकता है। तब बाबा ने मुझसे कहा, बेटी लाजो, देख तो दरवाजे पर कौन आया है। मैंने दरवाज़ा खोला तो कोई नवयुवक ओवरकोट पहने खड़ा था और उसने मुझसे पूछा, जी रात भर सिर छुपाने की जगह चाहिए, बस रास्ता भटक गया हूँ। मैंने कहा, मैं अपने बाबा से पूछकर बताती हूँ। मैंने जैसे ही भीतर जाकर बाबा से ये कहा, बाबा कोई परदेसी मालूम पड़ता है, भीगा हुआ है, रात भर सिर छुपाने की जगह चाहता है। चेहरा तो नहीं देख सकी क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा है, ऊपर से बारिश भी हो रही है। तब बाबा बोले, इतना भीगने के बाद बेचारा बीमार न पड़ जाए, मैं उसे भीतर लेकर आता हूँ। तभी माँ बोल पड़ी, एक अनजान परदेसी को घर में घुसाओगे, जानते नहीं घर में सयानी बेटियां हैं। फिर बाबा बोले, तू हमेशा गलत क्यों सोचती है लाजो की माँ, हो सकता है उसे सचमुच मदद की ज़रूरत हो। तुम नेक दिल हो तो तुम्हें सारी दुनिया नेक दिल दिखाई देती है। माँ बोली, ऊपर वाला है ना हमारी रक्षा के लिए, वो सबकी करनी देखता है। मैं उसे भीतर बुला लेता हूँ, तू जब तक खाने का कुछ कर ले। बाबा बोले, खाना तो कब का बना लिया, मैंने बस लगाने ही तो जा रही थी। माँ बोली, चूल्हा मत बुझाना, शायद कुछ और बनाना पड़ जाए। बाबा बोले और बाबा उस नवयुवक को घर के भीतर ले आए। फिर उसका ओवरकोट उतरवा कर बोले, बाबू साहब ये रही अंगीठी, आप हाथ पर सेक लीजिए, हाथ पैर सेक लीजिए। फिर वो बोले, लाजो कटोरे में गरम दाल तो ले आओ, बाबू साहब का गला सिक जाएगा, ठंड लग रही होगी। तब घरों में बिजली नहीं हुआ करती थी जैसे कि अभी मेरे खेत में नहीं है, लेकिन नीचे तो अब बिजली आ गई है, ऊपर पहाड़ों पर नहीं आई है। तब उस जमाने में दिए और लालटेन का सहारा लेना पड़ता था। लालटेन की रोशनी में मैंने उसका चेहरा देखा, गोरा गोरा रंग, गुलाबी होठ, तीखी नाक, घने काले बाल, लंबाई भी अच्छी खासी थी। उसने भी मेरी ओर देखा और मैं दाल का कटोरा उसके हाथ में थमाकर रसोई में चली गई। तब बाबा बोले, बाबू साहब इस स्टूल पर बैठकर गर्मा गर्म दाल पी लो, अच्छा लगेगा। तब वो बोला, चाचा जी मेरा नाम परमिंदर है, मैं फ़ौज में हूँ, आप भी मुझे परमिंदर बुला सकते हैं। अच्छा तो फ़ौजी हो, बहुत खुशी हुई जानकर। बाबा बोले, जी अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था, बेजाने कहाँ चले गए और फिर मैं रास्ता भटक गया। ऊपर से बारिश होने लगी, आपके यहाँ रोशनी देखी तो चला आया। पास के ही सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मुझे अनजान को रात भर के लिए अपने घर में पनाह दी। परविंदर बोला, शुक्रिया किस बात का बेटा, इंसान ही तो इंसान के काम आता है। बाबा बोले, आप बहुत ही दरिया दिल हैं। परविंदर बोला, मैं बरामदे में गर्म पानी रख देता हूँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए, फिर साथ में बैठकर खाना खाते हैं। बाबा बोले, अरे परेशान मत हो, खाना वाना रहने दीजिए, दाल से काम चल गया है। परविंदर बोला, अब जो भी हमारे पास रूखा सूखा है उसे खाकर रात गुजार लीजिए, आप भूखे सोएंगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। बाबा बोले, ये कैसी बातें करते हैं आप, ठीक है इतनी जिद कर रहे हैं तो खाना भी खा लेता हूँ, चलिए हाथ पैर धो लेता हूँ। परविंदर बोला। फिर परविंदर हाथ पैर धोकर बाबा के साथ खाना खाने बैठ गया। उसे खाना बहुत पसंद आया, शायद उसने पहली बार पहाड़ी खाना खाया था। और फिर बाबा ने उसे बगल वाली कोठरी में चारपाई पर सोने को कहा और वो दिन भर का थका था इसीलिए जल्दी सो गया। सुबह हुई, सभी जाग चुके थे और बाहर बारिश भी बंद हो चुकी थी। सूरज की किरणों ने सारे संसार में अपनी लालिमा बिखेरनी शुरू कर दी थी, लेकिन परमिंदर अभी तक सो रहा था। तब तक चाय भी बन चुकी थी और बाबा ने लाजो से कहा कि जा लाजो परविंदर को चाय दे आ। लाजो बोली, मैं न जाती, आया बड़ा लाट साहब, अभी तक सो रहा है, देखो तो कितना दिन चढ़ाया। अरे तू समझती क्यों नहीं, शहर के लोग हैं ऐसे ही रहते होंगे, तू चाय दे आ तो जाग जाएगा। बाबा बोले। बाबा की बात मानकर लाजो चाय देने गई। वहां जाकर बोली, सुनो चाय पी लो, लेकिन परविंदर ने नहीं सुना और वो सोता रहा। तब लाजो ने धीरे से उसकी एक उंगली को गर्म चाय के प्याले में डाल दिया। उंगली जलने से अचानक परविंदर की आंख खुली और वो सामने हंसती हुई लाजो को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। इससे पहले उसने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। रात को तो वो एक ही झलक
देख पाया था क्योंकि बहुत अंधेरा था। वो जब दाल का कटोरा देने आई थी, उसके घुंघराले भूरे बाल, नीली आंखें, गुलाबी होठ और गुलाबी होठों के बीच से दिखते मोतियों जैसे दांत। लाजो हंसती जा रही थी और वो उसे एकटक देखता रहा। जब लाजो को ध्यान आया कि वो तो इसे ही देख रहा है, तो वो वहां से भाग गई और परविंदर उसे ऐसे भागते हुए देखकर हंस पड़ा। फिर उसने कप उठाया और चाय पी। फिर बाहर आकर सबका शुक्रिया अदा करते हुए जाने की इजाज़त मांगी। फिर बाबा बोले, अब नाश्ता करके जाओ। परविंदर बोला, मेरे दोस्त परेशान हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि मैं कहाँ रह गया। सब मेरा गेस्ट हाउस में इंतज़ार कर रहे होंगे। आप जाने की इजाज़त दीजिए। अभी तो मैं यहाँ हफ्ते भर के लिए हूँ, मिलने आता रहूँगा। ठीक है बेटा, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। बाबा बोले, मुझे भी बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। और इतना कहकर परविंदर चला गया। लाजो उसे जाते हुए यूं ही देखती रही। एक बार उसने मुड़कर देखा तो लाजो ने नज़रें झुका लीं। फिर एक दिन बाद परविंदर अपने दोस्त को लेकर लाजो के घर आया। तब उसके बाबा घर पर नहीं थे, तो उसने उसे घर के अंदर आने को नहीं कहा। वो बस लाजो की एक झलक देखकर वापस चला गया। फिर एक दिन वो लाजो के घर आया और उसने कहा कि वो वापस जा रहा है। उस दिन दोपहर का समय था। लाजो घर में अकेली थी। सभी लोग खेतों में काम करने गए। लाजो की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो घर में रुक गई थी। जब लाजो ने सुना कि वो वापस जा रहा है, तो बस इतना पूछा कि फिर कब आओगे। परविंदर ने कहा, जब दोबारा फौज से छुट्टी मिलेगी। लाजो बोली, ठीक है। कहा कि लाजो, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ और तुम्हारी मर्जी जानने आया हूँ। लाजो बोली, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? मैं ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करूँगी जिससे मेरे बाबा का नाम खराब हो। किसी को चाहना कोई गुनाह तो नहीं, परविंदर बोला, लेकिन मेरे लिए ये गुनाह है। लाजो बोली, लेकिन लाजो, मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है, तुम मुझे पसंद करती हो। परविंदर बोला, नहीं, ये सब झूठ है, मैं तुम्हें नहीं चाहती। लाजो बोली, तुम मानो या न मानो, लेकिन ये सच है। अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि तुम मुझे नहीं चाहती। परविंदर बोला, हाँ, नहीं चाहती, और अपनी ये मनहूस सूरत लेकर यहाँ से चले जाओ। लाजो बोली, लाजो, मैं जानता हूँ तुम मुझे चाहती हो, लेकिन इनकार क्यों कर रही हो? परविंदर बोला, कहाँ जाओ यहाँ से। और इतना कहकर लाजो ने परविंदर के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। परविंदर तब भी दरवाजे के बाहर से चिल्लाता रहा कि मुझे मालूम है लाजो, तुम मुझे चाहती हो, लेकिन तुम ये बात कहना नहीं चाहती। लेकिन लाजो ने दरवाजा नहीं खोला और हार कर परविंदर वापस चला गया। फिर उस दिन के बाद परविंदर उसके घर कभी नहीं आया। लाजो भी परविंदर को चाहती थी, लेकिन अपने बाबा की इज्जत को दागदार नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उसने परविंदर से कुछ नहीं कहा। ऐसे दिन बीते, हफ्ते बीते और महीने भी बीते। जब भी बारिश होती तो बारिश के साथ साथ लाजो की आंखें भी बरसने लगती। वो सचमुच उस परदेसी को चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई थी। उसके चेहरे की रौनक चली गई थी, वो अब मुरझाई सी रहने लगी थी। उसका किसी काम में दिल न लगता, दिल का रोग जो लगा बैठी थी, पल पल विरह की आग में जल रही थी। इसी तरह साल बीता और फिर सावन लौटा, लेकिन लाजो के चेहरे की रौनक ना लौटी। उसके चेहरे की रौनक तो परविंदर के साथ ही चली गई थी। तभी एक दिन दोपहर को उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। घर पर सिवाय लाजो के कोई नहीं था, इसीलिए दस्तक सुनकर दरवाजा खोला तो सामने परविंदर खड़ा था। उसे देखकर उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। परविंदर ने आंसू पोंछने चाहे तो वो फौरन उसके सीने से लग कर बोली, कहाँ चले गए थे तुम, मुझे तड़पता हुआ छोड़कर? तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दिन भर रोती रहती थी तुम, उस दिन के बाद लौटी क्यों नहीं? इतना सा एक सांसों में लाजो ने कह डाला। इसका मतलब कि तुम भी मुझे चाहने लगी हो? परविंदर बोलता नहीं। नहीं, मैं तुम्हें नहीं चाहती। और इतना कहकर लाजो परविंदर से दूर हट गई और अपने आंसू पोंछने लगी। अगर नहीं चाहती तो फिर रोई क्यों? परविंदर ने पूछा। वो तुम इतने दिन नहीं आए, इसीलिए परेशान हो गई। लाजो बोली, अब मान भी लो कि तुम मुझे चाहती हो। परविंदर बोला, नहीं मानूंगी, पहले ये बताओ तुम इतने दिन से कहाँ थे? लाजो ने पूछा। मुझे दुश्मन मुल्क ने कैद कर लिया था, मेरे साथ और भी साथी थे। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने हमें छोड़ा। जब हमारे मुल्क ने उस मुल्क के कुछ लोगों को छोड़ा, उसके बदले में। परविंदर बोला, मुझे यकीन नहीं होता। लाजो बोली, यकीन नहीं होता तो ये देखो मेरी पीठ पर चोट के निशान। परविंदर ने अपनी शर्ट ऊपर करते हुए पीठ घुमाकर लाजो को निशान दिखाते हुए बोला। निशान देखकर लाजो सिर उठी और बोली, इतना कुछ सहा तुमने? वहाँ जो दर्द तुमने दिया था उसके बदले में ये दर्द तो कुछ भी नहीं था। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया लाजो, और मैं तड़प कर रह गया था।
मैं केवल इसीलिए ज़िंदा बचकर आ पाया कि तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता था कि तुम मुझे प्यार करती हो। परविंदर बोला, फिर वही बात? लाजो बोली, हाँ, जब तक तुम इज़हार नहीं कर लेती तब तक कहता रहूँगा। परविंदर बोला, क्यों मजबूर करते हो? लाजो बोली, तो दिल की बात कह क्यों नहीं देती? कैसे कहूँ? लाजो बोली जुबान से। परविंदर बोला, मैं नहीं कह सकती। अगर बाबा को कुछ पता चला तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? लाजो बोली, जब मैं तुमसे शादी रचाऊंगा तो बताना ही पड़ेगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सचमुच तुम मुझसे शादी करोगी? लाजो चहकते हुए बोली, इसीलिए तो दोबारा लौट कर आया हूँ, शायद ईश्वर ने मुझे इसीलिए जिंदा रखा। परविंदर बोला, तो तुम बाबा से बात करोगे हमारी शादी के लिए? लाजो बोली, लेकिन क्या फ़ायदा, जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती तो शादी क्यों करोगी? परविंदर मुंह फेरते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करूँगी। लाजो एक सांस में बोल गई, सच में प्यार करती हो? परविंदर बोला, हाँ सच में। लाजो शर्माते हुए बोली, तो फिर दूर क्यों खड़ी हो, सीने से लग जाओ। परविंदर बोला और लाजो झट से परविंदर के सीने लग गई। उस दिन के बाद दोनों के प्यार परवान चढ़ने लगा। परविंदर को फौज से 2 महीने की छुट्टी मिली थी और पूरे 1.5 महीने उसी पहाड़ पर रहा। लाजो और परविंदर अब कहीं ना कहीं रोज मिलते, कभी किसी पेड़ के तले तो कभी किसी पहाड़ पर। वो दोनों अब एक दूसरे से एक भी दिन मिले बिना रह नहीं पाते। उन्होंने अपने भविष्य को लेकर खुली आंखों से ना जाने कितने सपने देख डाले थे। वो कहते हैं ना, इश्क और मुझ छिपाए नहीं छिपते। तो एक रोज उनको किसी न किसी ने एक पहाड़ी पर बाहों में बाहें डाले देख लिया और जाकर लाजो के बाबा को बता दिया। लाजो के बाबा ने उसकी माँ को ये बात बताई तो माँ बोली, मैंने उस बारिश की रात को आगाह किया था कि किसी परदेसी को घर में मत घुसाओ। लो अब भुगतो। अब लाजो घर आई तो उसके बाबा ने उससे पूछा, क्या परविंदर तुझे पसंद करता है? लाजो पलके झुकाए और गर्दन नीचे करके खड़ी हो गई, लेकिन बोली कुछ नहीं। तब बाबा ने फिर से तेज आवाज में पूछा, जवाब दे लाजो, वो तुझे पसंद करता है, हाँ या नहीं? बाबा, और कहता है कि मुझसे शादी करेगा। लाजो डरते हुए बोली, उसने कहा, और तूने उसकी बातों पर यकीन कर लिया? बाबा बोले, बाबा वो एक अच्छा इंसान है। लाजो बोली, बेटा कोई भी परदेसी अच्छा नहीं होता। यहाँ पहाड़ों पर आते हैं और यहाँ की भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फांस कर अपना फायदा उठाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है, मुझे प्यार करता है। लाजो बोली, ये प्यार नहीं, ये बेटा धोखा है, जैसा कि एक परदेसी ने मेरी बहन के साथ किया था और जब उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो उसे छोड़कर भाग गया। बदनामी के डर से मेरी बड़ी बहन ने जहर खा लिया। इन्हीं हाथों से मैंने उसकी चिता को आग दी थी। बाबा बोले, लेकिन बाबा वो मुझे धोखा नहीं देगा। लाजो बोली, तू समझ क्यों नहीं रही मेरी बच्ची? बाबा बोले, लेकिन क्या करूं बाबा, मैं उसे चाहने लगी हूँ, दिल की सुनूं या दिमाग की? अपने बाप की भी नहीं सुनेगी। माँ बोली, मैं क्या करूँ माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लाजो बोली, तभी माँ माँ बाबा से बोली, कोई अच्छा सा लड़का देखकर जल्द इसके हाथ पीले कर दो, तब सुधरेगी। माँ मैं किसी और से हरगिज शादी नहीं करूंगी। लाजो बोली, क्या बोली, तू बाप के खिलाफ जाएगी? ये तेरी छोटी बहनें क्या सीखेंगी? माँ चीखी, माँ ये सब मत करो, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। लाजो रोते गिड़गिड़ाते हुए बोली। बाबा को लाजो पर दया आ गई और वे बोले, ठीक है, तो तू कल ही परविंदर को यहाँ बुला ले, मैं उससे बात करता हूँ, तुझे एक मौका देता हूँ। ये सुनकर लाजो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, बाबा मुझ पर यकीन कीजिए, मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपका सिर शर्म से झुक जाए। तुम पागल हो गए हो क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? माँ बोली, एक बार इसकी भी बात सुन लेने दो। बाबा बोले, जो मन में आए सो करो, मैं कुछ नहीं जानती। और इतना कहकर माँ अपने काम में लग गई। उस रात लाजो को नींद नहीं आई और वो सुबह होने का इंतजार करने लगी। रात के तीसरे पहर जाकर उसकी आंख लगी, इसलिए सुबह भी जल्दी हो गई और दोपहर होते होते परविंदर उसके घर में उसके बाबा के सामने था। तो तुम लाजो शादी करना चाहते हो? बाबा बोले, जी हाँ। परविंदर बोला, उसे धोखा तो नहीं दोगे? बाबा ने पूछा। जी कभी नहीं। परविंदर बोला, तो कल ही उससे सगाई करोगे पूरे समाज के सामने? बाबा ने पूछा, सगाई? क्या, मैं तो शादी करने को भी तैयार हूँ। परविंदर बोला, और तुम्हारे परिवार वाले राजी होंगे इस रिश्ते के लिए? केवल मेरे परिवार में मेरे पापा हैं। माँ बचपन में ही चल बसी थी। पापा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैंने पापा को पहले ही सब कुछ बता दिया है। चिट्ठी लिखकर परविंदर बोला, तो कल तुम दोनों की सगाई है? बाबा बोले। और परविंदर ने बाबा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और धन्यवाद प्रकट करते हुए बोला, मैं कैसे कहूँ कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। आपने मेरी इच्छा का मान रखकर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपकी अमानत को मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा, मैं वचन देता हूँ। परविंदर की बात सुनकर बाबा उसे गले से लगाकर बोले, मुझे तुमसे यही आशा है। तुम पर पूरा यकीन है। मैं कल ही तुम दोनों की सगाई करवा देता हूँ। फिर तुम अपने पापा को यहाँ ले जाओ, तब तुम दोनों की शादी कर देंगे। उनकी सब बातें लाजो भी छुपकर सुन रही थी। तभी बाबा ने चिल्लाकर कहा, और जो हमारी बातें छुपकर सुन रहा है वो भी खुश है।
कि नहीं, तब लाजो मन ही मन मुस्कुरा दी। लाजो छुपकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तो बाबा बोले, भाई अगर शादी करनी है तो जोड़े के साथ आकर आशीर्वाद लेना होगा, नहीं तो मुझे ये शादी टालनी होगी। ये सुनकर लाजो बाहर आ गई और अपने बाबा के गले लग गई। फिर लाजो और परविंदर दोनों ने ही बाबा से आशीर्वाद लिया। लाजो और परविंदर बहुत खुश थे, उनका सपना जो पूरा होने जा रहा था। दोनों ही अपने भविष्य के सपने बुनने लगे थे। दूसरे दिन लाजो के बाबा ने अपने पास पास पड़ोस को न्योता दे डाला कि शाम को लाजो की सगाई है परविंदर के साथ। पास पड़ोस वालों ने लाजो के बाबा से कहा कि किसी परदेसी पर इतना विश्वास मत करो, मत सौंपो अपनी फूल सी बेटी उसके हाथों में, क्या पता वो धोखेबाज निकला तो। लेकिन लाजो के बाबा उन सभी की बात नहीं माने और शाम को लाजो और परविंदर की सगाई की रस्में शुरू हो गई। लाजो पहाड़ी वेशभूषा में तैयार होकर जब परविंदर के सामने आई तो परविंदर के तो जैसे होश ही उड़ गए। परविंदर को भी लाजो के बाबा ने पुरुषों वाली वेशभूषा उपहार स्वरूप भेंट की थी और बोले थे कि शाम को सगाई में ही पहनना। तो परविंदर भी पहाड़ी वेशभूषा में था। दोनों की सगाई हो गई, लेकिन लाजो सभी पास पड़ोस ने उसे सगाई की दिल से बधाई नहीं दी, क्योंकि उन सबको अभी परविंदर पर भरोसा नहीं था। लेकिन लाजो ने इस बात पर गौर किया और उदास हो बैठी। तब परविंदर ने उसे उसकी उदासी का कारण पूछा। तब लाजो बोली, परविंदर मुझे लगता है पास पड़ोस का कोई भी इंसान इस रिश्ते से खुश नहीं। अरे अभी है, कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम खामखा में डर रही हो। आज के दिन भी तुमने ऐसी सूरत बना रखी है, मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा। परविंदर बोला, वो इन सब का व्यवहार देखकर मन थोड़ा घबरा गया। लाजो बोली, छोड़ो इन सबको, इतना मत सोचो। आज हमारी जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत दिन है। आज हम एक दूसरे से इस रिश्ते में बंध गए हैं, वो भी तुम्हारे घर वालों की मर्जी से। तो इस बात का जश्न मनाओ, न कि चेहरे पर लेकर उदासी लाओ। मेरी दुल्हन ऐसे उदास होगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। परविंदर बोला, अच्छा ठीक है जी, अब उदास ना होंगी, मैं अब हमेशा खुश रहूंगी, तुम जो आ गए हो मेरी ज़िंदगी में। लाजो बोली, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो, मैं इस दुनिया में रहूँ या ना रहूँ। वादा करो कि तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट यूं ही बनी रहेगी। परविंदर बोला, आज के दिन तुम मरने की बातें ना करो, नहीं तो मैं तुमसे रूठ जाऊंगी और कभी बात नहीं करूंगी। मरे तुम्हारे दुश्मन। लाजो बोली, अच्छा जी, तो आप हमसे इतना इश्क करती हैं? परविंदर ने आजकी भरे अंदाज में पूछा। जी हाँ, अपनी जान से भी ज़्यादा। लाजो बोली, बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और ऐसे ही मुझे प्यार करती रहो। परविंदर बोला, तुम सच में बहुत अच्छे हो, तुम्हारे जैसा जीवन साथी मैं पाकर अब किसी भी चीज़ की कामना नहीं रह गई। लाजो बोली, और मुझे भी अब कुछ नहीं चाहिए सिवाय दो बच्चों के, पहले लड़की फिर लड़का। मैं, तुम, हमारे दो बच्चे और मेरे बाबूजी, जब सब एक साथ रहेंगे तो कितना मज़ा आएगा। परविंदर बोला, ये कैसी बातें करते हो? लाजो बोली, तो और कैसी बातें करूं, हम दोनों की शादी होने वाली है। परविंदर बोला, शादी के लिए अभी समय है, जब हो जाएगी तब ऐसी बातें करना। लाजो बोली, हाँ, मैं तुमसे ये बताना तो भूल ही गया, अब मेरी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं। 2 महीने की छुट्टी मिली थी तो मैं फ़ौरन यहाँ तुम्हारे पास चला आया। अपने बाबूजी के पास एक भी दिन नहीं रुका। अब 1.5 महीने से मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। अब कुछ दिन बाबूजी के पास भी रह लूँ, इसीलिए परसों की रेलगाड़ी से मैं वापस जा रहा हूँ और वहाँ से वापस फ़ौज में चला जाऊँगा। अब अगली छुट्टी 6 महीने बाद मिलेगी, तब बाबूजी को लेकर यहाँ आऊँगा और तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने साथ ले जाऊँगा। परविंदर बोला, तुम वापस जा रहे हो? इतना कहते ही लाजो की आंखें भर आईं। जाना तो पड़ेगा, मजबूरी जो है, नौकरी भी तो करनी है, नहीं तो अपने होने वाले बच्चों को क्या खिलाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं वहां से तुम्हें हर हफ्ते चिट्ठी लिखूंगा और तुम भी प्यार भरे शब्दों में जवाब देना। परविंदर बोला, लेकिन मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता, हमारे इस पहाड़ी गांव में एक भी स्कूल नहीं, तो मैं कैसे पढ़ती भला। लाजो बोली, ओहो, अनपढ़ बीवी से पाला पड़ गया ना जाने अब सारी जिंदगी कैसे कटेगी। परविंदर मजाक करते हुए बोला, जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। और इतना कहकर लाजो ने मुंह फुला लिया। रूठती है पगली। परविंदर बोला, तो तुमने मुझे अनपढ़ क्यों बोला? लाजो ने पूछा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। परविंदर बोला, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। लाजो बोली, माफ़ कर दो, आइंदा से ऐसा मजाक नहीं करूँगा। ठीक है, माफ़ किया, लाजो बोली। और इसी तरह उन दोनों के बीच बातें चलती रहीं। फिर इसी तरह 2 दिन और बीत गए। अपने घर जाते समय परविंदर सभी से मिलने आया और ये कहा कि 6 महीने बाद वो फिर से अगली छुट्टी पर अपने बाबूजी के साथ लौटेगा और लाजो के साथ शादी करके उसे अपने साथ ले जाएगा। लाजो ने रोते हुए उसे विदा किया। परविंदर भी बहुत उदास था लाजो से जुदा होते हुए, और वो जाते हुए अपने घर का पता और पिताजी का नाम एक कागज़ में लिखकर लाजो के पास छोड़ गया। लाजो ने उस कागज़ को संभालकर अपने पास रख लिया। परविंदर के जाने के बाद लाजो बहुत उदास रहने लगी, जैसे कि पहली बार जब परविंदर गया था। बिल्कुल उसी तरह उसकी उदासी देखकर उसकी माँ और बाबा भी उदास हो जाते।
और अपनी बेटी की उदासी दूर करने की कोशिश करते, लेकिन लाजो उनके सामने खुश रहने का नाटक करती और अकेले में जाकर खूब रोती। ऐसे ही 2 महीने बीत गए और लाजो दिन गिन-गिन कर परविंदर का इंतज़ार करने लगी। इसी तरह 2 महीने और बीत गए, 4 महीने बीतने के बाद अब केवल 2 महीने ही रह गए थे परविंदर के आने में, लेकिन अब लाजो से ये 2 महीने भी नहीं कट रहे थे। वो बेसब्री से उसका इंतज़ार करने लगी, लेकिन तभी उसके बाबा के मन में ये बात आई कि इतने दिन हो गए परविंदर को गए हुए, उसने अभी तक कोई खत नहीं लिखा था। आखिर परविंदर लाजो को धोखा तो नहीं दे गया? कहीं पास पड़ोस की बातें सच न हो जाएं। अब दिन रात लाजो के बाबा को ये चिंता सताने लगी। इसी तरह 2 महीने और बीत गए। कुल मिलाकर अब पूरे 6 महीने बीत गए थे, लेकिन न परविंदर आया और न ही परविंदर का कोई खत। इधर लाजो परेशान और उधर लाजो के बाबा। पास पड़ोसियों की बातों से परेशान हो उठे। जो कोई भी मिलता तो यही पूछता कि कब है बेटी की शादी। लोगों की बातें सुनकर लाजो के बाबा का धीरज टूटने लगा था। लाजो भी परेशान थी, लेकिन ये सोचकर संतोष कर रही थी कि शायद छुट्टी न मिली हो। लेकिन क्या परविंदर को एक खत लिखने का भी समय नहीं मिला कि वो बता देता कि कब आएगा? ऐसे ही 8 महीने बीते, फिर 10 महीने, पूरा 1 साल होने को आया, लेकिन परविंदर ना लौटा। अब सबने मान लिया था कि परविंदर नहीं लौटेगा, उसने लाजो को धोखा दिया है। पास पड़ोस वालों ने तो लाजो के बाबा का जीना ही मुहाल कर दिया था। परविंदर के बारे में पूछ-पूछ करके सबकी बातें सुनकर, लेकिन अभी लाजो का विश्वास नहीं हारा था। उसे अब भी अपने परविंदर पर पूरा भरोसा था। उसे लग रहा था कि ज़रूर कोई ना कोई बात है जो परविंदर नहीं लौटा और उसने उसके घर जाने का मन बना लिया। उसकी बात सुनकर उसके बाबा बोले, पागल हो गई है क्या? वहाँ परदेश में अकेली कैसे जाएगी? कहाँ ढूंढेगी उसे? बाबा, मैं सब कर लूँगी, बस मुझे एक बार उसके घर जाने की इजाज़त दे दो। उसका पता ठिकाना है मेरे पास, मैं उसे ढूंढ ही लूँगी। लाजो बोली, सयानी लड़की को कैसे परदेश भेज दूँ? बाबा बोले, बाबा बस एक बार जाने दीजिए, मुझे पता करने दीजिए। मुझे मालूम है कि वो धोखेबाज नहीं हो सकता। मुझे उसके प्यार पर पूरा यकीन है। लाजो रोई, गिड़गिड़ाई। लाजो की दशा देखकर बाबा पिघल गए और बोले, तो ठीक है, सामान बांध, मैं भी तेरे संग चलूंगा। और दोनों बाप बेटी परविंदर के घर का पता ठिकाना वाला कागज लेकर शहर की ओर चल पड़े। उनके पास परविंदर के घर का पता और उसके बाबूजी का नाम था, इसीलिए उन्हें परविंदर का घर ढूंढने में परेशानी नहीं हुई और वे दोनों वहां पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाया तो परविंदर के बाबूजी ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, जी आप लोग, कहिए किससे मिलना है जी? मैं लाजो और ये मेरे बाबा। लाजो बोली। लाजो का नाम सुनते ही परविंदर के बाबूजी बोले, हाँ मैंने पहचान लिया, अंदर आइए। दोनों घर के भीतर पहुंचे तो वहाँ परविंदर की तस्वीर टंगी थी और उस पर फूल माला चढ़ी थी। तस्वीर देखकर एक पल को लाजो हतप्रभ हो गई, फिर रोने लगी। तब लाजो के बाबा ने परविंदर के बाबूजी से पूछा, ये सब कब और कैसे हुआ? तब परविंदर के बाबूजी बोले, जब वो आपके यहाँ से लौट रहा था तभी उसकी रेलगाड़ी रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। खबर मिलते ही मैं वहाँ पहुँचा। बहुत ढूंढने पर उसका मृत शरीर मुझे मिला। मैं आप लोगों को सूचित तो करना चाहता था, लेकिन जो चिट्ठी मुझे परविंदर ने आपके गाँव से भेजी थी उसी पर पता ठिकाना था आप लोगों का, और वो चिट्ठी मुझसे कहीं गुम हो गई, कहीं नहीं मिली। मुझे लगा था कि अब परविंदर तो आ ही रहा है, इसीलिए उस चिट्ठी को सुरक्षित रखने में मैंने और लापरवाही कर दी। ये सब सुनकर लाजो के बाबा का मन भी द्रवित हो आया। उन्हें परविंदर की मौत का बहुत ही अफसोस था। वे बहुत ही दुखी हुए, लेकिन आज लाजो का विश्वास जीत गया। दोनों बाप बेटी घर वापस आ गए और लाजो ने ताउम्र शादी न करने का फैसला लिया। समाज वालों ने बहुत ताने मारे कि बड़ी बेटी ना ब्याएगी तो 2 छोटी बेटियों का क्या होगा। माँ ने भी बहुत जिद की लाजो की शादी के लिए, लेकिन लाजो ना मानी। तब बाबा ने कहा, लाजो शादी नहीं करेगी, उसे मैं उसके नाना नानी के यहाँ छोड़ आऊँगा। वैसे भी वे बिल्कुल अकेले हैं, उन्हें सहारा मिल जाएगा और समाज का मुँह भी बंद हो जाएगा। फिर मैं इस घर में अपने नाना नानी के साथ रहने लगी। मेरी बहनों की शादी में फिर कोई अड़चन नहीं आई। वे मुझसे मिलने भी आती हैं और भाई भी आता है। नाना नानी तो नहीं रहे, इसीलिए उनका घर और खेत मैं संभाल रही हूँ। फिर बाबा और माँ भी चले गए। मुझसे परविंदर ने एक बार कहा था कि मैं हमेशा खुश रहूँ, वो मेरी ज़िंदगी में रहे या ना रहे, इसीलिए मैं अपने आप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करती हूँ। इस तरह से लाजो ने उस रात मुझको और वीर को अपनी कहानी सुनाई। मैं लाजो की जिंदा दिली और हंसमुख मिजाज देखकर दंग रह गया था। इस उम्र में भी उसके चेहरे पर कितना सुकून, सादगी थी, कितनी प्यारी और सबसे अलग दुनिया बसा रखी थी उसने। और वो बरसात की रात मुझे कभी नहीं भूली। उस रात को याद करके मुझे एक ही गाना याद आता है, रिमझिम गिरे सावन, जिंदगी भर लाजो केवल अपने प्यार के लिए ही जी, जो प्यार इस दुनिया में ही नहीं था। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।